ओके। तो आज हम जेईई मेंस का ईयर वाइज पीवाईक्यू यूज करेंगे। आपका जेईई मेंस का एग्जाम नज़दीकी है, तो उसके प्रैक्टिस के लिए पिछले साल का हमने अप्रैल सेशन का ही जो फर्स्ट पेपर था 6 अप्रैल 2023 को जो फर्स्ट पेपर अप्रैल सेशन का हुआ था वही पेपर पिक किया है। ठीक, तो उसी पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ताकि आपका जो अप्रैल सेशन का जेईई मेंस का एग्जाम है उसका प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा। ठीक, जेईई एडवांस का जो पीवाईक्यूज था वो तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है, सारा वीडियो सारे चैप्टर का अपलोड हो चुका है। पर आपका मेंस का एग्जाम है तो थोड़ा उसका प्रैक्टिस के लिए ईयर वाइज पीवाईक्यूज कर ले रहे हैं जेईई मेंस का। ठीक, तो ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिना किसी बकैती के शुरू करते हैं। ठीक, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है फालतू का बकवास का, और वेस्ट भी नहीं करते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, फॉर प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन बाई ई इजकल टू ई नॉट दिस एंड बी इजकल टू वी नॉट दिस, द रेशियो ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। ठीक, तो ये सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो होता है वो दोनों बराबर ही होते हैं, तो रेशियो बेसिकली 1 हो जाने वाला है। ठीक, ये अगर नहीं पता है तो इसको कैसे कर सकते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, मतलब एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, यू बी लेट से उसको बोल देते हैं 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर। ठीक, और फॉर्मूला इसमें क्या होता है, सी इजकल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और जो ई होता है वो क्या, बी सी, मतलब बी नॉट सी, वो वाला बी सी नहीं, इजकल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू सी। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट का है। ठीक, तो अगर आप इस फॉर्मूला को इन सभी मदद से कन्वर्ट करोगे तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेसिकली दोनों बराबर ही होंगे, उससे प्रूफ हो जाएगा। लेट से करते हैं 1/2 म्यू नॉट, अगर हम बी नॉट स्क्वायर को यहाँ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ई नॉट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, सी स्क्वायर को अगर हम यहाँ से लिखें तो क्या हो जाएगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला आएगा। ठीक, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो ये क्या बना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। ठीक, तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है वो इसी के बराबर हो गया, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है, तो दोनों बराबर ही हैं, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। ठीक है, मतलब ये एक फ़ोटो दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा लॉजिक गेट, मतलब किस लॉजिक गेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसमें 2 इनपुट है ए और बी, तो ज़रा चार्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ये गेट है, ट्रूथ टेबल जिसको बोलते हैं। ठीक, तो लेट से ए और बी ये हो गया, और इसमें डालते हैं इसका मतलब, ठीक, इनपुट मतलब, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट लिखते हैं। ये सर्किट डायग्राम अगर देखा जाए तो सर्किट डायग्राम में यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, मतलब 5 वोल्ट पोटेंशियल है। यहाँ पे ये अर्थ से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। ठीक, क्योंकि अर्थ 0 वोल्ट का काम करता है, मतलब 0 पोटेंशियल होता है उसका, अज्यूम करके हम चलते हैं। तो अभी इस वाले सिचुएशन में ये 2 स्विच है। ठीक, अभी दोनों स्विच जब ओपन है तो ये बल्ब जल रहा होगा या नहीं, ये बल्ब जल रहा होगा क्योंकि करंट जो है इधर से फ्लो कर रहा होगा। यहाँ पे लिख भी रखा है कि अच्छा ये दे रखा है 1 इजकल टू ग्लो और नॉट ग्लो, जो भी दे रखा हो। तो अभी इस सिचुएशन में ये जलेगा कि नहीं, अभी इस सिचुएशन में भी जल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल है, तो मतलब करंट जो है इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, तो अभी बल्ब जल रहा होगा। तो दोनों अगर ओपन है फिर भी बल्ब जलेगा, यानी कि दोनों का वैल्यू अगर 0 मतलब नो तो भी बल्ब क्या होगा, जलेगा, यानी कि तब भी आंसर 1 होगा, मतलब आउटपुट जो होगा वो 1 होगा, यस होगा। ठीक, अगर लेट से हमने एक को कनेक्ट कर दिए, एक को कनेक्ट, लेट से बी को कनेक्ट कर दिए, तो ए 0 ही है, बी को कनेक्ट कर दिए, अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, तो जो करंट होगा बेसिकली वो यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि इस बल्ब का तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होगा ना, और ये इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे 0 रेसिस्टेंस अज्यूम हम कर सकते हैं। ठीक, हालांकि आइडियल केसेस में नहीं होगा, पर यहाँ पे 0 पोटेंशियल हम लेके चलेंगे। ठीक, तो ये 0 पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब का कुछ मतलब 0 रेसिस्टेंस हो जाएगा, फ्लो में बोल दिया, ये 0 रेसिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे बल्ब का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है, तो करंट जो होगा वो टोटल करंट इसी में फ्लो कर जाएगा, इसके थ्रू ही फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो बल्ब इस केस में क्या होगा, नहीं जलेगा। सेम वैसे ही अगर इसको भी कनेक्ट कर दें, दोनों को मतलब कनेक्ट कर दें, फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, 1 हो गया तब भी 0, और वैसे ही इसको 1 इसको 0 कर दे तब भी 0 होगा, मतलब इसको ओपन रखें इसको क्लोज कर दें
तब भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि फिर करंट जो होगा वो इधर से फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो ये जो ट्रूथ टेबल बना हुआ किस गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये देखा जाए तो बेसिकली नॉर गेट के करस्पॉन्डिंग है। ठीक, मतलब ये ट्रूथ टेबल या तो आपको याद हो, ठीक, और नहीं याद हो तो देखा जाए 0 0 का अगर करे तो और के साथ करे तो क्या होगा 1, और फिर नॉर कर दे तो 0 0 का और के साथ करे तो क्या 0, और n लगा दे मतलब नॉट गेट लगा दे तो 1 बन जाएगा। इसमें दोनों का 1 होगा और नॉट गेट लगा दे तो 0 बन जाएगा, 1 होगा नॉट गेट लगा दे तो 0 होगा। इन दोनों का और करे तो 1 होगा और फिर नॉट गेट लगाते तो 0 बन जाएगा। तो ये बेसिकली नॉर गेट का काम कर रहा है। ठीक, डायरेक्ट ट्रूथ टेबल याद होता है जिसको, तो वो मतलब देख के ही बोल देगा कि मतलब नॉर गेट है। ठीक, तो ये नॉर गेट मतलब इन सभी यहाँ पे देखा जाए तो यही चारों गेट इंपॉर्टेंट है जो दे रखा है। इन सभी का ट्रूथ टेबल तो याद ही होना चाहिए, जिसमें एंड और का ये तो दो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ध्यान से देखने से ही पता चल जाता है। नॉर और नैंड का ट्रूथ टेबल जरूर याद कर ले कि मतलब आसानी से कैलकुलेट हो जाए चीज़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है कि ए स्मॉल बॉल ऑफ मास m डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नॉट। आफ्टर सम टाइम द बॉल फॉल विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द विस्कस फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है, मतलब क्या दे रखा है, एक बॉल है वो नीचे गिर रहा है किसी पानी वानी में, और वो कुछ समय के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने लगा मतलब क्या है, उस पर नेट फोर्स क्या है 0। अगर बॉल मतलब किसी विस्कस लिक्विड में गिर रहा है, पानी नहीं विस्कस लिक्विड लेट से दे रखा है, तो विस्कस लिक्विड में अगर गिर रहा है तो उस पर टोटल फोर्स जो लग रहे होंगे वो कौन कौन से लग रहे होंगे, अगर वो हम देखें तो एक नीचे mg लग रहा होगा, विस्कस फोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा विस्कस फोर्स वो ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि ये मूवमेंट इसका अगर नीचे है तो फोर्स ऊपर लगेगा। जो एक बायोंसी फोर्स लग रहा होगा, बायोंसी फोर्स भी किधर लगता है, ऊपर लगता है, तो बायोंसी फोर्स भी ऊपर लग रहा होगा। ठीक, लेट्स से उसको एफ बी बोल देते हैं। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है आफ्टर सम टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि फोर्स क्या है, बैलेंस है, फोर्स बैलेंस है, तो क्या होगा एफ भी प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी के बराबर होगा। ठीक, अब एफ बी मतलब बायोंस फोर्स किसके बराबर होता है जरा वो कैलकुलेट करें। बेसिकली हमें यहाँ पे विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है, तो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ बी के बराबर होगा। अब एफ बी क्या है बायोंसी फोर्स, तो बायोंसी फोर्स कैलकुलेट करते हैं, वो क्या होगा, बायोंसी फोर्स क्या होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी। और मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉल के बराबर होगा। या फिर जो भी ऑब्जेक्ट बॉल ही है तो जो भी बॉल है उसका जो भी वॉल्यूम होगा उसके बराबर लिक्विड डिस्प्लेस होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका हमें डेंसिटी पता है, मास पता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा वॉल्यूम इजकल टू मास बाई डेंसिटी। तो मास ऑफ द बॉल बाई डेंसिटी ऑफ द बॉल, ये वॉल्यूम ऑफ द बॉल हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द बॉल इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मास ऑफ लिक्विड, और मास ऑफ लिक्विड इंटू जी वेट ऑफ लिक्विड, और बेसिकली वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वो एफ बी के बराबर होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस ये क्या बनेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एम जी इंटू रो नॉट बाई रो। तो ये जो क्या एम जी इंटू 1 माइनस रो नॉट बाई रो के बराबर होगा। ठीक, तो जो एफ बी होगा बायोंस फोर्स वो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज्ड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, द रेशियो ऑफ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स बिफोर एंड आफ्टर दिस इंक्रीज इन द नंबर रेस्पेक्टिवली इज क्या होगा। ठीक है, तो मतलब एयर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे उसका क्या असर होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो होता है, लेट्स से कोलिजन फ्रीक्वेंसी को एफ से करते हैं, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर डेंसिटी के। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट करना है F1 बाई F2, तो वो क्या हो जाएगा इक्वल टू N1 बाई N2। जो भी कांस्टेंट होगा मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो भी कांस्टेंट होगा के वो कैंसिल हो जाएगा, जो भी कांस्टेंट आ रहा हो। ठीक, तो ये सिंपल N1 बाई N2 के बराबर होगा, तो 3 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई
12 इंटू 10⁻19, तो ये क्या सिंपल 1/4 बन जाएगा। ठीक, तो F1/F2 1/4 मतलब क्या 0.25, तो ये मतलब 0.25 हो जाएगा। तो इसका क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब ये अपना फाइनल आंसर हो गया इसका। अगला सवाल देखें तो अगला सवाल बोल रहा है ए सोर्स सप्लाई हीट टू अ सिस्टम at the rate this, if the system perform work at the rate this, the rate at which the internal energy of the system increase is क्या होगा। अच्छा ठीक है, मैं दे रखा है कि हीट सप्लाई, अच्छा रेट से किया जा रहा है। यूजुअल अगर हम इस इक्वेशन लिखे तो क्या होता है, हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, मतलब हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन बाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये क्या होगा, डेल क्यू बाई डेल टी, ये क्या होगा रेट ऑफ हीट सप्लाई, ये हो गया डेल डब्ल्यू बाई डेल टी, ये रेट ऑफ वर्क डन, और ये क्या डेल यू बाई डेल टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो हमें इसकी वैल्यू दे रखा है कि हीट जो सप्लाई किया जा रहा है वो इस रेट से किया जा रहा है। ठीक, ये 1000 दे रखा है, ये वर्क डन जो है वो 200 वाट मतलब 200 जूल पर सेकंड से किया जा रहा है। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा, कि रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या इंक्रीज कर रहा है। तो डेल यू बाई डेल टी क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 200 800 वाट। ठीक, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन द पार्टिकल टर्न्स बाय एन एंगल 90 डिग्री, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टू इट्स एवरेज वेलोसिटी इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, क्या होगा। अच्छा, अब ये क्या दे रहा है क्वेश्चन, पहले समझते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लेट से कोई सर्किल है, सर्कल बनाते हैं, सर्कल बन जा। लेट से कोई सर्कुलर पाथ है, इस पर भी रहेगा पार्टिकल मूव कर रहा है और बोल रहा है कि जब पार्टिकल 90 डिग्री अगर मूव कर गया, मतलब लेट से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब आ गया, तो उसका एवरेज वेलोसिटी मतलब, और एक तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मतलब इस पर मूव कर रहा है, और जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो उसका स्पीड डिवाइडेड बाई इट्स एवरेज वेलोसिटी, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब स्पीड ही हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड के बराबर ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाय इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस अगर वो लेट से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो लेट से कांस्टेंट स्पीड वी बोल देते हैं। तो जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा लेट से डी एक्स बाई या फिर डी एस बाई डी टी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो तो स्पीड के बराबर ही होगा, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, तो वो स्पीड के बराबर ही होगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर लेट से इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा √2r। ठीक, तो एवरेज वेलोसिटी इसका अगर हम कैलकुलेट करें VAB, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना √2r बाई टोटल टाइम। अब टाइम क्या लगेगा, यहाँ से यहाँ आने में उसको टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ से यहाँ आने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस बाई स्पीड कर दे रहे हैं सिंपल, तो 2πr/4 मतलब 2πr पूरा और डिवाइडेड बाई 4 1/4, 90 डिग्री ये एंगल है। तो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, स्पीड कितना है 1 मतलब स्पीड v है तो डिवाइडेड बाई स्पीड मतलब मल्टीप्लाई बाई 1/v, तो ये वो टाइम हो गया जो टाइम यहाँ से यहाँ आने में वो लगेगा, और दैट डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से कुछ काट कूट करे तो क्या होगा, r से r कैंसिल, ये 2 कैंसिल मतलब 2 टाइम्स में, तो ये बनेगा क्या 2 भी ऊपर चला जाएगा तो 2√2v बाई नीचे पाई बचेगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो हुआ वही हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाई एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बाई एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v और एवरेज वेलोसिटी 2√2v बाई पाई, यहाँ से क्या होगा v कैंसिल, तो ये 1:2√2 बाई पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक, या फिर पाई से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो π/2√2 लिख सकते हैं, ये भी रेशियो हो जाएगा। ठीक, तो
पाई इज टू 2√2। अच्छा, यहाँ पे वो दे रखा है तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेशियो क्या है, पाई इज टू 2√2, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये मतलब फाइनल आंसर हो गया इसका। अगला सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक, क्योंकि मतलब इजी क्वेश्चन है, दिख रहा है कि मतलब जेईई मेंस का क्वेश्चन क्या 2-2 लाइन का क्वेश्चन होता है, ये गलती से 3 लाइन में हो गया। ठीक, तो कुछ है नहीं, तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट से करते जाएंगे, मतलब झटपट करके ख़त्म करते हैं। ठीक, चीज़ें आपको समझ में ही आ रहा होगा, तो जो भी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा वो साथ में करेंगे, ऐसा नहीं कि हवा में उड़ाएंगे। तो जितना एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगा वो करेंगे, पर थोड़ा फास्ट करेंगे, फालतू चीज़ें नहीं करेंगे, मतलब फालतू का बकवास और इधर उधर की बातें नहीं। ठीक, काम की चीज़ें देखते हैं। ठीक, तो ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट 7.5 न्यूटन पर मीटर एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। इफ द ब्लॉक मूव इन a circular path on a smooth horizontal surface with constant angular velocity 5 रेडियन पर सेकेंड about point A, then tension in the spring is क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा कि मतलब एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक को ऐसे अटैच कर दिया गया और इस ब्लॉक को सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कराने लगे। ठीक, तो उस ब्लॉक में टेंशन इन द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा बेसिकली वो हमें कैलकुलेट करना है, और जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो कुछ कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो अगर ये ब्लॉक कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा, ये स्प्रिंग प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स कर देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, mv²/r। तो लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है कि ओमेगा दे रखा है कुछ, शायद कि वो इतना ओमेगा से मूव कर रहा है, तो ओमेगा के टर्म में अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लिखे तो क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देंगे। ठीक, तो मोहल्ले में मतलब म्यूजिक चल रहा है, ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स m⍵² इंटू आर। अब जो आर होगा वो किसके बराबर होगा, लेट से लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जो है वो एल है और इसमें एक्सटेंशन एक्स हुआ, तो ये रेडियस होगा इसका एल प्लस एक्स के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो m⍵² की वैल्यू होगी वो एल प्लस एक्स के बराबर होगी, m⍵², एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर, तो के इंटू एक्स। ठीक, थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा रुक जाते हैं, गया ठीक से। ठीक है, इसको क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये इक्वेशन बना, ये इक्वेशन समझ में आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स होगा यहाँ पे। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100/1000 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू क्या दे रखा है 5 रेडियन पर सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 20/100 मीटर प्लस एक्स को लेट से हम मीटर में ही रख देते हैं। ठीक, के की वैल्यू कितना दे रखा है, के इजकल टू 7.5 इंटू एक्स, तो इसको ऐसे लिखते हैं 7.5x। ठीक, तो ये क्या बनेगा, 00 से ये 00 कैंसिल, 25 से ये पॉइंट हटा तो नीचे 10, 25 से 75 3 टाइम्स में ये 0 से 1 0 इधर बचा है वो ख़त्म, तो ये क्या होगा और ये क्या बन जाएगा 1/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 1/5, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10, ये मीटर में होगा, ये ध्यान देंगे। तो x की वैल्यू ये आया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, टेंशन मतलब स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब कि x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो kx कितना हो जाएगा, k की वैल्यू 7.5, x की वैल्यू 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 0.75 न्यूटन। ठीक, तो ये हुआ, तो 7.5 इसका सेकंड मतलब ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड फ्रीक्वेंसी nu1 इन एयर इंटर्स इनटू अनदर मीडियम इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेस आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, देन द वेवलेंथ λ2 एंड फ्रीक्वेंसी nu2 ऑफ द रिफ्रैक्टेड वेव आर क्या होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या दे रखा है कि मतलब एक लाइट है
वो लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दे रखा है 45 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना दे रखा है 30 डिग्री। ये एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा 1। ये क्या है, दूसरा कोई मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से n बोल देते हैं, ठीक। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर इस वाले मीडियम में जो लाइट एंटर किया उसका वेवलेंथ लैम्डा 1 था और जो फ्रीक्वेंसी था वो न्यू 1 था, जो दूसरा मीडियम है उसका जो उसमें जो वेवलेंथ है लैम्डा 2 है और उसमें फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, तो इन दोनों में रिश्ता क्या होगा वो हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो n1 sin 1 n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो n1 sin i मतलब क्या sin 45 इक्वल टू n2 sin r मतलब n इंटू साइन r मतलब sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, ठीक है, लिख देते हैं पूरा। तो यहाँ से 1/√2 हो जाएगा, ये n sin 30 1/2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/√2। तो बेसिकली मतलब 2/√2, तो ये क्या हो जाएगा √2 के बराबर, ठीक। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आया √2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, n की वैल्यू √2 आई। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला क्या c/v होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकेंड मीडियम का है। तो लेट से c/, इसको क्या लिख देते हैं v2 लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे कि और इसमें ये एयर है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर ही होगा। तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो c के बराबर ही होगा, ठीक। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में ज़रा एक बात ध्यान देंगे कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक। तो अगर वो लाइट आ रहा है तो किसी भी मीडियम में एंटर करे उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, मीडियम चेंज करने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। हाँ, अगर सोर्स ही चेंज कर दिया जाए, लाइट प्रोड्यूसिंग ये जो भी सोर्स इसको प्रोड्यूस कर रहा होगा उसी को बदल दिया जाए, कोई दूसरा सोर्स ला दिया जाए तो उसका पूरा फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, पर इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये अगर न्यू 1 है तो ये भी न्यू 1 ही होगा, तो मतलब बेसिकली दोनों बराबर ही होंगे, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी में तो रिलेशन मिल गया सिंपल, न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2। स्पीड में रिलेशन क्या होगा, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट इन अगर वैक्यूम लिखे, मतलब एयर या फिर वैक्यूम दोनों सेम ही है, तो इसमें अगर लिखे तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो सी को हम क्या लिख सकते हैं वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1 इंटू न्यू 1 लिख सकते हैं, ठीक। और इसमें जो स्पीड है v2 उसको क्या लिख सकते हैं लैम्डा 2 इंटू न्यू 2। स्पीड इजकल टू क्या होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चीज़ बना इसको हम क्या लिख सकते हैं √2 इजकल टू सी को क्या लैम्डा 1 इंटू न्यू 1 और इसको क्या लैम्डा 2 इंटू न्यू 2, ठीक। अब हम जानते हैं कि न्यू की वैल्यू क्या होगी सेम ही होगी, तो न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2 होगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से लैम्डा 1 क्या आया लैम्डा 1 इज इक्वल टू √2 लैम्डा 2, ठीक। तो इसको लैम्डा 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1/√2 लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 इजकल टू दिस और न्यू 2 इजकल टू क्या हो जाएगा न्यू 1। तो न्यू 2 इज इक्वल टू न्यू 1, ठीक। तो ये रिश्ता बना इसमें, ठीक। तो लैम्डा 2 इजकल टू 1/√2 लैम्डा 1 न्यू 2 इजकल टू न्यू 1। बी ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, ठीक। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये मतलब सवाल कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा लेंदी मतलब थोड़ा लंबा चला गया, क्वेश्चन पर समझ में आया कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक। क्वेश्चन में क्या था, कैसे इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, ठीक है। असर्शन रीजन का है तो बेसिकली असर्शन पढ़ते हैं। व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री इट्स रेंज इज मैक्सिमम, सही बात है, क्योंकि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आर इजकल टू u² sin 2θ/g। तो रेंज मैक्सिमम होगा जब थीटा क्या 45 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा जब 45 डिग्री होगा तो साइन 90 बन जाएगा, साइन 91 होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का, ठीक। तो ये असर्शन क्या है करेक्ट है। अब रीजन क्या बोल रहा है फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1, करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। यस, रेंज को मैक्सिमम होने के लिए साइन 2θ की वैल्यू क्या 1 होना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, ये सिंपल सा है, आपने पढ़ रखा होगा, ठीक।
तो यस, तो यानी कि रीजन जो है क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो एसर्शन ए इज करेक्ट, ए इज एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू रेसिस्टेंस आर गिवन, R1 is equal to this and R2 is equal to this. The percentage error in the measurement of equivalent resistance when they are connected in parallel will be क्या होगा। ठीक है, तो दो रेसिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब लेट से इन दोनों को अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, dR/R² इजकल टू माइनस dR1 स्क्वायर बाई R1। और बेसिकली एरर कैलकुलेट करते समय हम सबको ऐड ही करते हैं, सारा एरर dR1/R1 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा dR2/R2 स्क्वायर। ठीक, और माइनस भी लिखोगे तो सब में ही माइनस आएगा, बेसिकली यहाँ भी माइनस होगा, बेसिकली यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस एनीवे वो कैंसिल हो जाएगा, तो सब प्लस बन जाएगा। तो क्या फाइनली क्या बनेगा, अगर डी आर को हम डेल्टा आर लिख दें, मतलब उसमें अनसर्टेनिटी, तो डेल्टा R/R² इजिकल टू डेल्टा R1/R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2/R2 का स्क्वायर। ठीक, तो पहले तो जरा आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 इतना है, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू 10 है और R2 15 है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 R2/R1 प्लस R2, तो 10 इंटू 15/10 प्लस 15 25, कैंसिल करें तो क्या 5 से 3 टाइम्स में, 5 से ये 5 टाइम्स में, ये 5 से 2 टाइम्स में, 3 2 जा 6 ओम, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 6 ओम। ठीक, तो यहाँ जरा लिख देते हैं, तो डेल्टा R/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा R1 की वैल्यू क्या दे रखा है 0.5 और मेन वैल्यू क्या है 10, तो मतलब ये क्या है अनसर्टेनिटी और ये मेन वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0.5/R1 यानी कि 10 का स्क्वायर। ठीक, प्लस डेल्टा R2 0.5/15 का स्क्वायर। ठीक, अब उसको ज़रा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, अब लेट से हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, मतलब परसेंटेज एरर इन द फाइनल मेजरमेंट। तो परसेंटेज एरर इन फाइनल मेजरमेंट क्या होगा, डेल्टा R/R इंटू 100, तो यहाँ पे जो 6 स्क्वायर है तो एक 6 जो है वो इधर भेज देते हैं। ठीक, और इंटू 100, तो ये क्या बन जाएगा, और इधर से अगर देखें इसको तो 0.5 दोनों में जरा उसको कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे क्या बनेगा 1/100 प्लस 1/15 का स्क्वायर 225। ठीक, और इंटू 6 हमने यहाँ से एक इधर भेजा हुआ है तो वो वाला, और इंटू 100 परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए ये जो मल्टीप्लाई किए दोनों साइड कर देंगे। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ये जो होगा क्या परसेंटेज एरर इन द फाइनल मेजरमेंट हो जाएगा। ठीक, तो अब सिंपल हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है, वो कितना हो जाएगा 0.5 मतलब 1/2। इसको अगर सम करें तो क्या हो जाएगा, इसको क्या करते हैं कि ये पूरा मसाला को अंदर डाल देते हैं, उससे होगा क्या, मतलब ये 6 इंटू 100/100, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 6/1 बन जाएगा सिंपल। ठीक, इसमें अगर देखें तो इधर लाएं अगर, तो वो 6 इंटू 100 को अगर 25 से इन दोनों को कैंसिल करें तो 25 4 जा और 25 9 जा 225। ठीक, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा और 3 2 जा, तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू 6 प्लस 4 2 जा 8/3। अब 1/2 को भी अगर अंदर भेज दे तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस 4/3 हो जाएगा। ठीक, मतलब 2 से कैंसिल कर देंगे, 4/3 1.331 जाते जाएगा, और प्लस 3 तो मतलब बेसिकली ये 4.3333 ऐसे जाते जाएगा। ठीक, तो दिस परसेंटेज हो जाएगा, परसेंटेज एरर हमें वही कैलकुलेट करना था, तो 4.33% हो जाएगा, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल लेते हैं, ये भी मतलब थोड़ा सा लेंदी था, ये इसमें मेन ये था, ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए इसमें। ठीक, बाकी तो मैथ है, उसके बाद सिंपल वैल्यू पुट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला दे रखा है कि ए प्लैनेट हैज डबल मास ऑफ द अर्थ, इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ, एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट W ऑन द अर्थ विल वेट, एन ऑब्जेक्ट वेइंग W ऑन अर्थ विल वेट ऑन द प्लैनेट विल बी क्या होगा। ठीक, मतलब सवाल क्या दे रखा है कि एक प्लैनेट है, ठीक, और इसका मास जो है वो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ के बराबर है, डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ के बराबर ही है, मतलब जितना अर्थ का डेंसिटी उतना ही इतना इसका भी डेंसिटी। एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट अर्थ पे तो W है
तो यहाँ पे इस प्लानट पे उसका वेट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ये प्लानट है, ठीक है। तो वेट क्या होता है mg। तो बेसिकली मास तो दोनों ही प्लानट पे सेम होगा, अर्थ पे और इस प्लानट पे दोनों पे मास सेम ही होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g की वैल्यू होगी वो चेंज होगा। तो जरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लानट कैलकुलेट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, g मास ऑफ प्लानट बाई रेडियस ऑफ प्लानट का द होल स्क्वायर। अब g मास ऑफ प्लानट तो दे रखा है ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ बाई लेकिन रेडियस ऑफ प्लानट क्या हो जाएगा। अब रेडियस ऑफ प्लानट के लिए डेंसिटी दे रखा है कि दोनों का डेंसिटी सेम है और मास इसका ये है, ठीक है। तो जरा मास ऑफ प्लानट अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लानट। वॉल्यूम ऑफ प्लानट क्या, 4/3 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ प्लानट का द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब मास ऑफ प्लानट जो है वो हम जानते हैं किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ के बराबर है। और जरा मास ऑफ अर्थ अगर हम डेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो क्या हो जाएगा, लेट से यहाँ पे लिखते हैं, ये रो 4/3 पाई RP क्यूब होगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक, ट्वाइस। और मास ऑफ अर्थ क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी दोनों का सेम ही, जो प्लानट का डेंसिटी है वही अर्थ का भी डेंसिटी है, सेम दे रखा है, इंटू 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का द होल क्यूब। अब यहाँ से कुछ काट कूट करें, 4/3 पाई रो रो कैंसिल। तो यहाँ से जो रेडियस ऑफ प्लानट होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ और 2⁻⁴ मतलब 1/3 सब जगह ले लेंगे तो ये और इस यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, ठीक। तो जो रेडियस ऑफ प्लानट आया वो इतना आया रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म में। तो बस ये रेडियस ऑफ प्लानट जो है यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक। तो ये जो वैल्यू आया यहाँ पे इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ प्लानट का स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू 2⁻² बन जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो। अब काट कूट करें, यहाँ पे काट कूट नहीं करते हैं, इसको लिखते हैं ढंग से। तो यहाँ पे देखें 2 है, 2 की पावर बेसिकली 1 होगा, मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे 2 की पावर 2/3, इसको ऊपर ले जाएं तो 1 - 2/3, तो 2 की पावर 1 - 2/3, तो बेसिकली 1/3 बन जाएगा वो, ठीक है। लिख देते हैं GME बाई नीचे क्या होगा RE का स्क्वायर, ठीक, मतलब इसको ये वाला स्क्वायर। अब ये जो मसाला है ये मसाला किसके बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, 2⁻⁴ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो ये जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट और अर्थ का रिश्ता आ गया, ठीक। अब अगर हम वेट कैलकुलेट करें तो वेट ऑन प्लैनेट जो होगा वो क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। तो मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट क्या है, 2 की पावर 1/3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो 2 की पावर 1/3 इंटू mg, और mg क्या है, वेट ऑन अर्थ। तो वेट ऑन प्लैनेट जो होगा वो 2 की पावर 1/3 इंटू वेट ऑन अर्थ के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 इंटू W। तो जो वेट ऑफ प्लैनेट होगा, वेट ऑन द प्लैनेट जो होगा वो 2 की पावर 1/3 इंटू वेट ऑन अर्थ के बराबर होगा, ठीक। तो मतलब ये प्रोसेस हो गया इसका, समझ में आया आई होप। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ पर एग्ज़ाम नज़दीक है तो मतलब इतना स्पीड, एग्ज़ाम में भी आपको स्पीड में ही क्वेश्चन करना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अभी एकदम एक्चुअल वाला फील देने के लिए थोड़ा स्पीड अप ले रहा हूँ, ठीक। अब इस मोमेंट पे छोटी छोटी बातें बताना मतलब टाइम वेस्ट करना है कि मतलब डेंसिटी जो होता है और मास बाई वॉल्यूम के बराबर होता है, ये सब फालतू बकवास है, ठीक। मतलब ऐसा अभी इस मोमेंट पे नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप आपको भी होना पड़ेगा, ठीक। और उसी के प्रैक्टिस के लिए अभी मैं थोड़ा चीज़ें स्पीड अप में कर रहा हूँ, ठीक। अच्छा, अब ये एसर्शन रीजन है तो एसर्शन पढ़ते हैं। वो क्या दे रहा है कि अर्थ हैज एटमोसफेयर वेयर एज मून डज नॉट हैव एनी एटमोसफेयर, ठीक है। द escape velocity on moon is very small compared to that on earth, yes, और एंड दैट्स वाई मून पे एटमोसफेयर नहीं होता है, क्योंकि मून का जो escape velocity होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। तो वहाँ का जो भी मतलब एयर पार्टिकल्स होता है वो मूव कर जाता है, मतलब escape velocity क्या, वो स्पेस में बाहर चला जाता है, उसको होल्ड करके रख ही नहीं सकता है, ठीक। लेकिन अर्थ का जो escape velocity है वो ज़्यादा है, तो वो बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा वेलोसिटी चाहिए, तो उतना मिल नहीं पाता है। तो वो जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स होते हैं वो अर्थ पर ही होल्ड हुए रहते हैं, ठीक। इसीलिए अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, ठीक। अगर अर्थ का भी स्केप वेलोसिटी कम हो जाए तो जो भी एयर पार्टिकल्स है वो स्केप कर जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक। तो एसर्शन इज करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, ठीक।
तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसमें, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एसर्शन रीजन करते समय अब स्मार्ट हो गए, ये ध्यान देंगे कि किसमें क्या लिख रखा है। ऐसा ही या कुछ लोग याद कर लेते हैं कि सी में ये होता है, डी में ये होता है, तो डी में ये लिखा रहता है तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले ये ऊपर लिखा हुआ था, ये दोनों ऑप्शन नीचे होता था, तो फ्लिप भी करते रहते हैं। तो हम सारा ऑप्शन पढ़ेंगे कि कुछ में क्या लिख रखा है और फिर टिक करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, तो मतलब बेसिकली सेल दे रखा है कोई, ठीक, और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल का ग्राफ हमें बेसिकली बताना है। तो क्या होता है, सेल के अंदर जो होता है पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और जो बाहर होता है वो 1/r से वैरी करता है, KQ/r के बराबर होता है बाहर, तो बाहर 1/r से वैरी करता है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो अंदर कांस्टेंट होता है और बाहर 1/r से वैरी करेगा, तो ऐसे जाएगा, तो ग्राफ फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये ग्राफ करेक्ट होगा, बाकी ऐसे भी चेक नहीं करेंगे, कुछ मतलब नहीं है, ठीक। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, जस्ट फॉर्मूला पता है तो सीधे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेसिस्टिविटी रो ऑफ द सेमी कंडक्टर वेरी विथ टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट द करेक्ट बिहेवियर। अच्छा, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या दे रखा है। अच्छा, रेसिस्टिविटी क्या होता है, हम V इजकल टू सिग्मा ई जानते हैं, जहाँ पे मतलब ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। सिग्मा क्या होता था, NE² τ/m। तो रो क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, मतलब ये कंडक्टिविटी था तो रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, इसको पलट देंगे, जहाँ मास ये क्या था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m/NE² टाउ, ठीक, मतलब ये क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये टाइम कांस्टेंट, और ये क्या, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी, ठीक। तो रो जो है वो ऐसे कुछ फॉर्मूला होगा इसका रो का, जो यहाँ रेसिस्टिविटी दे रखा है, ठीक। अब सेमी कंडक्टर के लिए लेकिन ये पूछ रहा है, तो सेमी कंडक्टर के केस में हम जानते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नंबर डेंसिटी भी इंक्रीज होता है, ठीक, मतलब जो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर मतलब क्रिएट होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इंक्रीज होता है सेमी कंडक्टर के केस में, ठीक। कंडक्टर में ये उल्टा होता है, ठीक, लेकिन सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ नंबर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होता है। नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो रेसिस्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। और वो डिक्रीमेंट कैसे होगा, 1/n के फॉर्म में, मतलब कुछ हाइपरबोलिक टाइप का बनेगा, ठीक। तो एक तो डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऐसा ही गलत है, डिक्रीज 2 कर रहा है, लीनियर होगा नहीं क्योंकि 1/n के फॉर्म में है, ये सब कांस्टेंट होगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, हाइपरबोलिक टाइप का कुछ बनेगा, ठीक। अगला सवाल देखें, तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन आर गिवन एज 4k 2k एंड k रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द डिब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन आर एज फॉलो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है और हमें डिब्रॉय वेवलेंथ, डिब्रॉगली वेवलेंथ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो होगा वो डिब्रॉय वेवलेंथ होगा, जो भी हो, भावनाओं में नहीं जाएंगे, यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम जो चाहिए। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स और प्रोटॉन, तो लैम्डा की वैल्यू देखे तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मतलब मोमेंट, यहाँ काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो लैम्डा क्या होता है, h/p के बराबर होता है, और p अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखें तो p क्या, √2m/k, जहाँ k काइनेटिक एनर्जी, ठीक, या फिर इसको लेट से 2m/e बोल देते हैं, यहाँ पे e क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो वेवलेंथ होगा कुछ ऐसे एसोसिएटेड होता है, ठीक। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल्स प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है इन दोनों के तुलना में, तो मास कम होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, मतलब सॉरी, मास बहुत कम होता है, तो मास कम होता है तो ये पूरा का पूरा रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो यानी कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो गया, दैट इज फॉर श्योर। अब बचा ये अल्फ़ा पार्टिकल्स और प्रोटॉन, उसमें कंपेयर कर लेते हैं, तो ज़रा पुट करते हैं, तो लैम्डा ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, h/2 ऑफ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, या फिर 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, जो भी ले लें। और इसका काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है अल्फ़ा पार्टिकल्स का, 2k, तो 2k, ठीक। और लैम्डा ऑफ अगर प्रोटॉन कैलकुलेट करें तो h/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितना दे रखा है, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखा है, के दे रखा है, ठीक। तो ये के हो जाएगा, ठीक। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो नीचे दिख रहा है कि इसमें 4 2 8, यानी कि नीचे वाला इसका ज़्यादा है, तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी का होगा, कम होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स कम होगा, ये ज़्यादा होगा, ठीक। तो यानी कि दिस और उसके बाद सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल्स का, तो ये फिर लैम्डा ऑफ पी और सबसे कम अल्फ़ा पार्टिकल्स का होगा, ठीक। ये समझ में आया। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, अच्छा यहाँ पे उल्टा दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन का, और फिर अल्फ़ा पार्टिकल का। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो ये मतलब 15 क्वेश्चन हमने कर लिया, 15 प्रॉब्लम्स कर लिए। अब जो नेक्स्ट 15 प्रॉब्लम होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नेक्स्ट पार्ट में तुरंत ही अपलोड होगा। मतलब अगर आप रिसेंटली ही देख रहे हो, जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ है तो मतलब तुरंत ही नेक्स्ट पार्ट भी इसका अपलोड हो जाएगा। और कुछ समय के बाद अगर देख रहे हो तो अपलोड हो चुका होगा ऑलरेडी, तो आप नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हो। जस्ट वीडियो का लेंथ थोड़ा कम रहे इसलिए मतलब इसको 2 पार्ट में कर दे रहे हैं, ठीक। ठीक है, मैसेज है उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक। और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप कमेंट्स करके बताते रहें कि आपको क्या चाहिए और आपको क्या मतलब ज़रूरत है, ये सीरीज कैसा लग रहा है और चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और आगे और भी आपको किस तरह का हेल्प चाहिए वो आप बता सकते हो। उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें डिसाइड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो अगले वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।